रुद्र, समीर, अर्जुन, पीयूष और अनन्या वहां से चले जाते हैं और तालाब के जस्ट पीछे थोड़े ही पास एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसके अंदर बारिश का पानी भर गया था। यार ये पानी तो बहुत गंदा दिख रहा है, देख कितनी मिट्टी भरी है इसमें। क्या तू अभी अपना सिर इस पानी के अंदर डालेगा? पीयूष ने कहा। हाँ क्या करूं, कोई और ऑप्शन नहीं है यार, अर्जुन ने कहा। पर तू ऐसा क्यों कर रहा है, हमें बताएगा इससे क्या होगा? अनन्या ने कहा। यार देखो, आदित्य पुजारी जी जो क्रिया करने वाले हैं उसे अब्रम क्रिया कहते हैं। इसके अंदर जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो वो शैतानी ताकत का अतीत देखेंगे जो पानी के अंदर है, और उसी वक्त मैं इस पानी के अंदर जाऊंगा और पानी के जरिए वो देखने की कोशिश करूंगा तो आदित्य पुजारी जी देख रहे होंगे, अर्जुन ने कहा। मतलब तू वाटर के जरिए उनसे कनेक्ट होगा? रुद्र ने कहा। हाँ बिल्कुल सही समझा, बस मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब मत करना वरना कनेक्शन टूट जाएगा। हाँ ठीक है, पर तू अपना ख्याल रखना, अनन्या ने कहा। हाँ, इतना कहकर अर्जुन अपना सिर गड्ढे के पानी के अंदर घुसा लेता है। अर्जुन का पूरा सिर पानी के अंदर डूब जाता है। दूसरी ओर आदित्य पुजारी भी पानी के अंदर पूरी तरह डूब चुके थे। आदित्य पुजारी पानी के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और पानी के अंदर अब्रम क्रिया करने लगते हैं। आदित्य पुजारी पानी के साथ अपना संपर्क साधने लग जाते हैं। देखते ही देखते पानी के अंदर का सारा दृश्य बदल जाता है और आदित्य पुजारी देखते हैं कि तालाब के पास घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। आसमान को काले बादलों ने ढक रखा था। तालाब का पानी ठहरा हुआ था। तभी वहां पर एक 24 साल की लड़की आती है जिसने पैरों में अपने पायल पहन कर रखे थे। पहले वो लड़की अपने आसपास देखती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा तो वो लड़की तालाब की सीढ़ियों पर पालकी मारकर बैठ जाती है। जैसे कि वो लड़की तालाब की सीढ़ियों पर बैठती है, आसमान के ऊपर कहीं से ढेर सारे चील आ जाते हैं और तालाब के चारों तरफ घूमने लगते हैं। वो चील तालाब के आसपास ही मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी लड़की के लिए आए हों। वो लड़की बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्यान लगाने लग जाती है। कुछ देर बाद वो लड़की अपनी जगह से उठती है और कहती है, सौदा जल्द पूरा होगा। सौदा पूरा होने तक मेरी रूह इसी तालाब में रहेगी। सौदा पूरा होने के बाद मेरी रूह इस तालाब से मुक्ति दिला देना। वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम तालाब के पानी की ओर बढ़ाने लग जाती है, ये कहते हुए कि सौदा जल्द पूरा होगा, सौदा जल्द पूरा होगा। वो लड़की तालाब के अंदर जाने लगती है। जैसे उस लड़की का पहला कदम पानी के अंदर जाता है, आसमान में मंडरा रही चील जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। उन चीलों को देखकर लग रहा था जैसे उस लड़की के मरने के बाद वो उसका होश खाने वाले हों। वो लड़की आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह पानी में डूब जाती है। आसमान में मंडरा रहे चील शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद उस लड़की के पूरी तरह डूब जाने के बाद अचानक से उसका डूबा हुआ शरीर पानी के ऊपर आ जाता है। वो लड़की का शरीर पानी के ऊपर तैर रहा था। आसमान में मंडरा रहे चील एक एक करके उस लड़की के शरीर के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं हैं। उस लड़की का मृत शरीर धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो चील जो उस लड़की के मृत शरीर के ऊपर बैठे हुए थे उसे पानी के अंदर धक्का दे रहे हों। जब उस लड़की का शरीर पानी के अंदर डूब जाता है तो वो चील वापस से आसमान के ऊपर मंडरा मंडरा कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अचानक से पानी के अंदर से आवाज आती है और सौदा जल्द पूरा होगा, सौदा जल्द पूरा होगा की आवाजें आसमान में गूंजने लग जाती हैं। अर्जुन बाहर निकल पानी में से जल्दी, क्या कर रहा है? रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन का सिर पानी के अंदर डूबा हुआ था और वो अपने मुंह में से पानी के बुलबुले निकाले जा रहा था। सभी लोग अर्जुन को बहुत देर से आवाज दे रहे थे पर वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। अर्जुन जल्दी कर, क्या कर रहा है? पीयूष ने कहा। अर्जुन का सिर पानी में डूबा हुआ था और अपने दोनों हाथ छटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई सिर पानी के अंदर खींच रहा हो। यार आई थिंक अर्जुन की जान खतरे में, अनन्या ने कहा। समीर, पीयूष जल्दी से अर्जुन को खींचो, रुद्र ने अर्जुन का सिर पानी से बाहर खींचते हुए कहा। समीर, पीयूष, रुद्र अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अर्जुन को खींचने में, लेकिन वो उसे नहीं खींच पा रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद कोई शैतानी ताकत अर्जुन का सिर पानी के अंदर खींच रही थी। यार मुझे नहीं लगता ऐसे से हम अर्जुन को सिर पानी में से निकाल सकते हैं, समीर ने कहा। यार आई थिंक समीर ठीक कह रहा है। यार अर्जुन पानी के जरिए लीक हुआ है ना। आदित्य पुजारी से तो यदि हम इस गड्ढे का पानी खाली कर दें तो हो सकता है इसका संपर्क टूट जाए और अर्जुन वापस आ जाए, अनन्या ने कहा। हाँ सही कहा, पर गड्ढे का पानी खाली कैसे करें? पीयूष ने कहा। तुम दोनों जल्दी अपनी शर्ट निकालो, रुद्र ने कहा। क्या? समीर और पीयूष दोनों ने एक साथ चौंक कर कहा। यार जितना कहा उतना करो, जल्दी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, समझे? रुद्र ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा। पीयूष और समीर भी अपनी शर्ट उतार लेते हैं। अनन्या रुद्र को देखने लग जाती है और सोचने लगती है ये क्या करने वाला है। रुद्र पानी के गड्ढे के अंदर अपनी शर्ट डालता है जिससे वो भीग जाती है और उस भीगी शर्ट को बाहर निकालकर रुद्र उसका पानी निचोड़ देता है जिससे गड्ढे का पानी
खाली होने लगता है। रुद्र को देखकर समीर और पीयूष भी उसकी मदद करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में गड्ढे का पूरा पानी खाली हो जाता है। जैसे ही गड्ढे का पानी खाली होता है, अर्जुन अपना सिर गड्ढे में से बाहर निकाल लेता है और हांफने लग जाता है। तू ठीक तो है? रुद्र ने कहा। हाँ यार, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जान बचाने के लिए। अच्छा हुआ गड्ढे का पानी तुम लोगों ने खाली कर दिया, वरना वो डाइन तो तुझे मार ही देती। अर्जुन ने कहा। क्या कहा? डाइन? अभी डाइन कहाँ से आ गई? एक चुड़ैल कम थी क्या जो वो डाइन भी आ गई? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, पता कौन है डाइन? समीर ने कहा। यार ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले जल्दी से वापस तालाब के पास चलो, देखने दो सौदा पूरा हुआ या नहीं और उस डाइन को मुक्ति मिली या नहीं। अर्जुन ने कहा। यार कौन डाइन और कैसे सौदे की बात कर रहा है तू? रुद्र ने कहा। यार मैंने कहा ना, बाद में बताता हूँ, पर अभी प्लीज दुआ करो कि सौदा पूरा नहीं हुआ हो। यदि सौदा पूरा हो गया होगा तो पता नहीं क्या होगा। अर्जुन ने कहा। अर्जुन, रुद्र, समीर, पीयूष और अनन्या वापस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के पास अभी भी बहुत भीड़ जमा थी। आदित्य पुजारी अभी अभी पानी के अंदर से निकले थे। रुद्र और उसके दोस्त लोग भीड़ को हटाते हुए आदित्य और नीरज पुजारी के पास पहुंच जाते हैं। इस तालाब के अंदर किसी की रूह भटक रही है। आदित्य पुजारी ने नीरज पुजारी से कहा। ये क्या बात कर रहे हो आदित्य? हमें जल्दी से उसकी रूह को कैद करना पड़ेगा और इस तालाब का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, वरना वो रूह कहीं जाने लगेगी। नीरज पुजारी ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा, जल्दी से तैयारी शुरू करो, आदित्य पुजारी ने कहा। नीरज पुजारी अपनी पोटली में से नारियल निकालते हैं और आदित्य पुजारी को दे देते हैं। यार ये पुजारी जी ने नारियल क्यों निकाला है? वो क्या नारियल को फोड़कर उस रूह को कैद करेंगे? पीयूष ने कहा। नहीं यार, नारियल तो वो रूह फोड़ेगी जब इसके अंदर वो कैद होगी। अर्जुन ने कहा। मतलब? समीर ने कहा। मतलब मत पूछो, बस देखते जाओ कि आदित्य पुजारी क्या कर रहे हैं। यदि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया तो वो क्या करने वाले हैं तो मजा नहीं आएगा। अर्जुन ने कहा। आदित्य पुजारी नारियल की सारी जटाओं को निकाल लेते हैं। नारियल के सिर के तीनों काले बिंदु साफ साफ दिख रहे थे। आदित्य पुजारी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस नारियल को तालाब के पानी के अंदर की सीढ़ियों पर रख देते हैं। नारियल पानी के अंदर डूब जाता है। आदित्य पुजारी ने नारियल तालाब की सीढ़ियों के पास के पानी के अंदर डुबोया था। आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी दोनों ही तालाब के पास पालकी मारकर बैठ जाते हैं और ध्यान में मन ही मन मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। यार ये पुजारी जी तो ध्यान में बैठ गए, ऐसे ही रूह को कैद करेंगे क्या? समीर ने कहा। वो ध्यान में नहीं बैठे हैं, बल्कि अपनी शक्तियों को नारियल पर केंद्रित कर रहे हैं। नारियल को दैवीय शक्ति से भर रहे हैं, जिससे नारियल के अंदर वो रूह कैद हो जाए। यदि वो रूह नारियल के अंदर कैद हो गई तो नारियल अपने आप पानी से ऊपर आ जाएगा। अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है यार? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। करीब आधा घंटे से आदित्य और नीरज पुजारी उस रूह को पकड़ने के लिए साधना कर रहे थे, पर अभी तक वो उनकी कैद में नहीं आई थी। यार इतना टाइम हो गया, अभी तक वो आत्मा कैद नहीं आई क्या? पीयूष ने कहा। वैसे देखा जाए तो अभी तक आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्या हो गया। अर्जुन ने कहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? रुद्र ने कहा। पता नहीं यार, अर्जुन ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी नारियल अपने आप ऊपर आ जाता है, लेकिन वो नारियल टूटा हुआ आधा था 2 टुकड़ों में। जैसे ही नारियल ऊपर आता है, आदित्य और नीरज पुजारी को इस बात की अनुभूति हो जाती है। वो दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं। आदित्य पुजारी जी अपनी आंखें खोलते हैं और उस नारियल के दोनों टुकड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों नारियल के टुकड़े सड़े हुए थे और काले पड़ गए थे। महादेव सबकी रक्षा करें, गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, आदित्य पुजारी ने कहा। यार तूने तो कहा था नारियल सेगा ऊपर आएगा, ये तो अपने आप टूट कर आया है। और वो देखो जरा गौर से, नारियल सड़ा हुआ भी है, काला पड़ गया है। तो पीयूष ने कहा। ये काला नहीं पड़ा है पीयूष, इसका मतलब है कि सौदा पूरा हो गया है। उसने अपनी बलि देने से पहले कहा था कि मेरी रूह यहीं पर भटकेगी और जब उसका सौदा पूरा हो जाएगा तो उसको मुक्ति दे देना। उसकी रूह नारियल के अंदर कैद नहीं हुई, इसका ये मतलब है कि सौदा पूरा हो गया है और उसकी रूह को भी मुक्ति मिल चुकी है। अर्जुन ने कहा। यार तू कौन से सौदे की बात कर रहा है और किसकी मुक्ति की बात कर रहा है, बताएगा? रुद्र ने कहा। घर पर चलो तुम लोग, मैं वहां पर तुम्हें सब बताता हूँ, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, रुद्र, पीयूष, समीर और अनन्या घर जाने के लिए निकल जाते हैं। ठकुराइन अपने घर में बैठी हुई थी, तभी वहां पर महेंद्र सिंह अपने नौकर लालू के साथ आ जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए मंदिर से? क्या बोला आदित्य पुजारी ने फिर? ठकुराइन ने महेंद्र सिंह से कहा। वहां पर हमें आदित्य पुजारी तो नहीं मिले, पर हाँ निर्मल पुजारी जी मिल गए थे। उन्होंने कहा वो जल्द मेघ के चुड़ैल के लिए कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मेघ का दूसरा दरवाजा नहीं खुलता, वो चुड़ैल हमारे गांव के किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, महेंद्र सिंह ने कहा। अच्छा हुआ पंडित सुशीलाचार्य जी ने मेघ के 2 दरवाजे बनाए थे, वरना पता नहीं हमारा क्या होता।
पर एक बात समझ नहीं आई, गांव में इतना सब कुछ हो गया, इतने सारे लोगों की मौत हो गई, पंडित सुशलाचार्य जी अभी तक आए क्यों नहीं? उन्हें तो तक आ जाना चाहिए था। ऐसी कौन सी तपस्या करने बैठे हैं वो? ठकुराइन ने कहा। पता नहीं ठकुराइन, हमने तो बहुत पहले उनके शिष्यों से सवाल पूछा था कि पंडित सुशलाचार्य जी को गांव की कुछ खबर दी है कि नहीं। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो 1 साल पहले ही बता दिया था पंडित सुशलाचार्य जी को कि मेघ का दरवाजा खुल गया है और वो अपने मठ से 10 गांव आने के लिए निकल भी गए थे, पर पता नहीं कहां पर रह गए। उनके प्रिय शिष्य आदित्य उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कब तक वो पंडित सुशलाचार्य जी को बुला पाते हैं। हाँ भोलेनाथ, उन्हें जल्दी भेज दे और हमें इस मुसीबत से बचाए। वैसे बहू कहाँ है? बहू ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है। बहू को होश आ गया ना? हाँ जी आ गया, मैंने उसे खाना भी खिला दिया है, अब बिल्कुल ठीक है वो। तो ये लो प्रसाद भी खिला दो, मेघनाथ मंदिर से लाया हूं मैं बहू के लिए। जी ठीक है, बाद में खिला दूंगी। बाद में नहीं, अभी खिलाओ, समझी? महेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा। पर क्यों? तुम ना कुछ समझती नहीं हो ठकुराइन, क्यों का क्या मतलब है? पुजारी जी ने बहू के लिए कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। तुम रहने दो, शायद तुम भूल जाओगी। चलता हूं बहू को प्रसाद खिलाने। जी चलिए, ठकुराइन ने कहा। ठकुराइन और महेंद्र सिंह सीढ़ियां चढ़ते हुए तन्वी कमरे में जाने लगते हैं। तन्वी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो नीला सूट पहने हुई थी और बेड पर बैठकर आराम कर रही थी। तन्वी जैसे अपने ससुर और सास को आते हुए देखती है, अपने सिर पर पल्लू रख लेती है। प्रणाम पापा जी, तन्वी ने महेंद्र सिंह से कहा। प्रणाम बहू रानी, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? महेंद्र सिंह ने कहा। अब ठीक है पापा जी, वो हम मेघनाथ मंदिर गए थे तो वहां से तुम्हारे लिए प्रसाद लाए थे। क्या मेघनाथ मंदिर गए थे आप और वहां से प्रसाद लाए हैं? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम मंदिर नहीं जाती क्या? नास्तिक तो नहीं हो? अरे नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो ईश्वर पर बहुत विश्वास है और सबसे ज्यादा भोलेनाथ पर, जो हर वक्त मेरी रक्षा करते रहते हैं। तो फिर ये लो बेटा, प्रसाद ग्रहण करो। महेंद्र सिंह ने तन्वी को तिल का प्रसाद देते हुए कहा। जैसे ही तन्वी तिल के प्रसाद को देखती है, अजीब सा मुंह बना लेती है। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्रसाद नहीं खाना चाहती हो। क्या हुआ बेटा, तुम प्रसाद क्यों नहीं उठा रही हो? महेंद्र सिंह ने कहा। वो मेरे हाथ गंदे हैं ना, तन्वी ने बहाना बनाते हुए कहा। अरे तो इसमें क्या बात हुई है, मैं खिला देती हूँ बेटा, ठकुराइन ने प्रसाद उठाते हुए कहा। अरे नहीं, मैं बाद में खा लूंगी ना, माँ आप क्यों तकलीफ करती हैं? अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है बेटा, ठकुराइन ने कहा। महेंद्र सिंह मनी मन सोचने लगता है कि तन्वी प्रसाद खाने से इतना बहाने क्यों कर रही है। कहीं उसका शक सही तो नहीं? तन्वी के अंदर कहीं मेघ की चुड़ैल तो नहीं? माँ आप रहने दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, तन्वी ने ठकुराइन को प्रसाद खिलाने से रोकते हुए कहा। ऐसे प्रसाद को मना नहीं करते हैं बेटा, अशुभ होता है, ठकुराइन ने कहा। ठकुराइन के बहुत जोर देने पर तन्वी वो तिल का प्रसाद खा लेती है। जैसे ही तन्वी वो तिल का प्रसाद खाती है, महेंद्र सिंह मनी मन सोचने लग जाता है कि अब पता चल जाएगा कि तन्वी के अंदर मेघ की चुड़ैल है या नहीं। महेंद्र सिंह इंतजार कर ही रहा था कि कुछ अजीब होए, उससे पता चले कि उसकी बहू के अंदर मेघ की चुड़ैल है या नहीं, पर कुछ हो नहीं होता। कुछ देर बाद महेंद्र सिंह पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि उसकी बहू के अंदर किसी की आत्मा है या नहीं है। पर तभी उसी वक्त तन्वी अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है और कसकर अपना गला दबाने लग जाती है। ये तुम्हें क्या हो गया बहू, तुम ठीक तो हो? ठकुराइन ने कहा। तन्वी ठकुराइन के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और अपना गला पकड़ने लग जाती है। महेंद्र सिंह सोचने लगता है कि कहीं प्रसाद ने अपना असर दिखाना शुरू तो नहीं कर दिया और कहीं तन्वी के अंदर मेघ की चुड़ैल तो नहीं। तन्वी भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। क्या हुआ बहू, कुछ बताओगी? ठकुराइन ने तन्वी के पीछे पीछे जाते हुए कहा। तन्वी वॉशरूम के अंदर जाकर उल्टियां करने लग जाती है। तन्वी अपनी जीभ पर उंगलियां खिसकर उल्टियां कर रही थी। तभी उस कमरे में कुलदीप आ जाता है और तन्वी की उल्टियां करने की आवाज सुनकर महेंद्र सिंह से पूछता है, पापा तन्वी को क्या हुआ, वो उल्टियां क्यों कर रही है? वो तन्वी नहीं बेटा, मेघ की चुड़ैल है, महेंद्र सिंह ने कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो आप पापा, आप बताओगे हुआ क्या है तन्वी को? कुलदीप ने गुस्से में कहा। कुछ नहीं बेटा, वो मैं मेघनाथ मंदिर गया था तो वहां से मैं प्रसाद लेकर आया था। बहू ने वो खाया और वो उल्टियां करने लगी। क्या कहा, प्रसाद खाया और उल्टियां करने लग गई? किस चीज का प्रसाद दिया आपने? ये तिल का, महेंद्र सिंह ने प्रसाद दिखाते हुए कहा। तन्वी ठकुराइन तन्वी के साथ वापस से वॉशरूम में कमरे में आ जाती हैं। तन्वी तुमने तिल की मिठाई क्यों खाई, ये जानते हुए भी तुम्हें तिल से एलर्जी है? कुलदीप ने तन्वी पर गुस्सा करते हुए कहा। तन्वी को जवाब नहीं देती है। तन्वी मैं कुछ पूछ रहा हूं ना, मुझे जवाब दो, क्यों खाया तुमने प्रसाद? वो पापा जी इतने प्यार से लाए थे कि मैं मना नहीं कर पाई, तन्वी ने कहा। तन्वी तुम भी ना,
आज ही तुम ठीक हुई हो और आज ही तिल खा लिया, फिर से बीमार होने का इरादा है क्या? इसमें बहू की कोई गलती नहीं है बेटा, हमारी गलती है, हम ही जिद कर रहे थे, तू उससे कुछ मत बोल, महेंद्र सिंह ने कहा। पर फिर भी पापा, वो आपको बता देती तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती ना? कुछ नहीं होता बेटा, इससे बहू के संस्कार दिखते हैं कि वो अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता की तरह ही मानती है। वैसे माता पिता से याद आया, रिसेप्शन पार्टी में तुम्हारे घर से कोई नहीं आया था, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे और कुलदीप का रिश्ता पसंद नहीं है क्या? ठकुराइन ने कहा। तन्वी ठकुराइन के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और कुलदीप की तरफ देखने लग जाती है। वो माँ तन्वी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इनफैक्ट उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक गीता चाची थी जिसने तन्वी की देखभाल की थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तन्वी अनाथ है, कुलदीप ने कहा। तू ऐसे क्यों बोलता है बेटा? अब हम मिल गए ना, उसे देखना, माँ बाप की कमी तन्वी को कभी महसूस ही नहीं होने देंगे, ठकुराइन ने तन्वी को गले लगाते हुए कहा। तन्वी भी ठकुराइन गले मिल जाती है। वाह माँ, ये सही है, बहू के आते अपनी बेटे को भूल गई, कुलदीप ने कहा। अरे तुझे तो बहुत लाड़ कर लिया, अब मैं अपनी बेटी की तरह बहू को लाड़ करूंगी, ठकुराइन ने कहा। इट्स नॉट फेयर माँ, कुलदीप ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। अरे आप अगले तू भी, ठकुराइन ने कहा। कुलदीप भी तन्वी ठकुराइन के साथ गले मिल जाता है। रात के 8 बज रहे थे और रुद्र के कमरे में अनन्या, समीर, पीयूष बैठे हुए थे। तो तू अब बताएगा किस सौदे की बात कर रहा था तू? समीर ने कहा। हाँ यार बताता हूँ, तुम्हें पता है पानी के अंदर जाकर मैंने क्या देखा? अर्जुन ने कहा। वही तो पूछ रहे हैं यार कि क्या देखा, यदि हमें पता होता तो हम थोड़ी तो पूछते तुझसे, पीयूष ने कहा। यार पानी के अंदर मैंने देखा कि एक लड़की ने तालाब के अंदर डूबकर अपनी बलि दी है। क्या कहा, बलि? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, और उसने किसी के साथ कोई सौदा किया था। वो सौदा क्या था ये तो मुझे नहीं पता चला, पर जब तक सौदा पूरा नहीं होता तो उसकी रूह किसी कैद में थी, पर अब उसकी रूह कैद में नहीं, मतलब उसकी रूह को मुक्ति मिल गई है। पर उस लड़की ने अपनी बलि क्यों दी? रुद्र ने कहा। मरते वक्त उसने ये कहा था कि जो काम वो जीते जी नहीं कर पा रही है उसको पूरा करने के लिए वो अपनी बलि दे रही है, शायद इसलिए उसने अपनी बलि दी हो, अर्जुन ने कहा। अच्छा, क्या तुझे याद है वो लड़की दिखती कैसी थी? समीर ने कहा। दिखती कैसी थी इसका क्या मतलब भाई? मैं तो उस लड़की का नाम भी जानता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम सब भी उसे अच्छे से जानते हो, अर्जुन ने कहा। यार तू इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, डायरेक्ट बताना उसका नाम, समीर ने कहा। वो लड़की कोई और नहीं, गौरी है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन के मुंह से गौरी का नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही गौरी जिसकी रुद्र के साथ शादी होने वाली थी, पीयूष ने कहा। हाँ भाई, वही गौरी। पर गौरी ने अपनी बलि क्यों दी और उसने क्या सौदा किया था? अनन्या ने कहा। पता नहीं यार, ये तो सिर्फ वही जानती है, अर्जुन ने कहा। यार तूने कहा गौरी ने कोई सा सौदा किया है, तो उसके शरीर पर भी कहीं सौदे का निशान होगा क्या? रुद्र ने कहा। यार होना तो चाहिए। हाँ याद आया, पिछले साल जब अजय हमें खबर सुनाने आया था ये कि गौरी की लाश मिल गई है और उसके केस की गुत्थी सॉल्व हो गई है, तो जाते जाते मैंने उससे पूछा था कि कंफर्म उसकी मौत पानी में डूबकर ही हुई है ना? तो उसने मुझसे कहा था कि हाँ उसकी मौत पानी में डूबकर हुई है, और साथ ही ये भी बताया था कि उसके लेफ्ट हैंड पर ट्रायंगल का निशान भी था। उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था, पर अब लगता है कि वो सौदे का ही निशान होगा, अर्जुन ने कहा। वैसे इस सौदे का निशान ना जैसे भिखारी के पैर पे था, रुद्र ने कहा। हाँ बिल्कुल वैसा, अर्जुन ने कहा। यार ये तुम दोनों किस सौदे के निशान की बात कर रहे हो, और अब ये भिखारी कहां से बीच में आ गया? समीर ने कहा। यार मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था, पिछली बार याद है रात के वक्त अर्जुन और मैं घूमने गए थे और लेट आए थे, उस रात हम दोनों हॉस्पिटल गए थे शवगृह में भिखारी की लाश देखने, रुद्र ने कहा। क्या कहा? शवगृह गए थे, पर क्यों? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। वो क्या कहते हैं ना, रुद्र ने सपने में भिखारी की मौत देखी थी तालाब के पास, और वो भिखारी सौदा पूरा हुआ कहते ही तालाब के अंदर गया था और उसने अपनी जान दे दी थी। मुझे शक था कि उस भिखारी ने अपनी रूह का गौरी के साथ सौदा किया था। वही सौदे का निशान देखने के लिए हम शवगृह में भिखारी की लाश देखने के लिए गए थे, अर्जुन ने कहा। तो फिर क्या हुआ था? जब तुम दोनों वहां पर पहुंचे थे तो तुमने वो निशान देखा था या नहीं? अनन्या ने कहा। दिखा था ना यार, वो निशान भिखारी के पैर के अंगूठे के ऊपर था, रुद्र ने कहा। इसका मतलब भिखारी ने भी अपनी रूह का सौदा किया था और गौरी ने भी, अर्जुन ने कहा। पर उन दोनों ने किसके साथ और क्यों सौदा किया होगा? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, उन दोनों के बीच क्या सौदा हुआ था, अब ये तो वही दोनों जानते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे। तन्वी और ठकुराइन किचन के अंदर थीं। तन्वी बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, रसोई में तो कुछ मिठाई बनाना, ठकुराइन ने कहा। जी माँ, पर क्या बनाऊं मैं? तन्वी ने कहा। कुछ भी बना लो बेटा, पर मिठाई बनाना कुछ। जी, तन्वी ने कहा। तन्वी सोचने लगती है कि मीठे में क्या बनाए,
तभी उसे रुद्र की बात याद आती है जब वो कहता था, खाना बनाना सीख लो तन्वी, ससुराल में काम आएगा। और वो कहती थी, मुझे क्या जरूरत है खाना बनाना सीखने की, जब तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनने वाले हो। जब भूख लगेगी तुम्हें ऑर्डर दे दूंगी खाना बनाने का, खाना रेडी हो जाएगा। अरे तन्वी बेटा, कहाँ खो गई? ठकुराइन ने तन्वी को उसके ख्यालों में से बाहर निकालते हुए कहा। कहीं तो नहीं माँ, तन्वी ने कहा। तो फिर सोचा क्या बनाने वाली हो? हाँ माँ, यदि मिठाई बनाना है तो खीर बना लेती हूँ ना। हाँ अच्छा, ये सही रहेगा, तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है खीर, और ताजा ताजा दूध है, अभी लालू देकर आया है। ताजे दूध की खीर बहुत अच्छी बनती है। ठीक है माँ, फिर मैं अभी बनाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तुम खीर बनाओ और जब तक मैं देख कर आती हूँ तुम्हारे ससुर जी को किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। इतना कहकर ठकुराइन किचन में चली जाती है। तन्वी खीर बनाने की तैयारी करने लगती है। वो डिब्बे में से चावल निकालती है और उन्हें अच्छे से धो लेती है। चावल धोने के बाद एक कढ़ाई में घी डालकर गैस पर गर्म करने के बाद चावल डालकर 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर एक बड़ी चम्मच से जलाते हुए फ्राई करती है। दूसरी तरफ खीर बनाने वाले बर्तन में तन्वी दूध को गर्म करने रख देती है। जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू होता है, तन्वी उसमें फ्राई चावल डाल देती है। थोड़ी देर बाद तन्वी उस बर्तन में शक्कर, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी डाल देती है और एक ढक्कन खीर को पकने के लिए छोड़ देती है। खीर की महक पूरे घर में महकने लग जाती है। तभी कुलदीप किचन में आ जाता है। तो यहाँ पर है हमारी वाइफ और उसे हम पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, कुलदीप ने कहा। अब नई नवेली दुल्हन यहाँ पर नहीं रहेगी तो कहाँ पर रहेगी मिस्टर कुलदीप, तन्वी ने कहा। तन्वी, ये मिस्टर कुलदीप क्या लगा रखा है? मैं पति हूँ तुम्हारा और तुम मुझे नाम से बुला रही हो, तो क्या हो गया? शादी होने के बाद तुम्हारा नाम क्या चेंज हो गया है? तन्वी ने हंसते हुए कहा। नाम नहीं चेंज हुआ है, पर हमारा रिश्ता तो चेंज हुआ है ना। पहले हम दोनों दोस्त थे, पर अब पति पत्नी हैं। समझी तू मेरी बात? तो ये कि शादी के बाद पत्नी पति को नाम लेकर नहीं बुलाती है। यदि माँ ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगी। करने दो, पर मैं तो तुम्हें नाम से बुलाऊंगी, कुलदीप कुलदीप कुलदीप, तन्वी ने कुलदीप से मजे लेते हुए कहा। तो तुम नहीं समझोगी है ना? जी हाँ, नहीं समझूंगी कुलदीप, तन्वी ने हंसते हुए कहा। रुको, अभी मजा चकाता हूँ, कहते हुए कुलदीप तन्वी का हाथ पकड़ लेता है। कुलदीप को अपना हाथ पकड़ता हुआ देख तन्वी कहती है, ये क्या कर रहे हो कुलदीप, मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। देख लेगा तो देख लेने दो, पत्नी हूं मेरी। अगर अपनी पत्नी का हाथ नहीं पकड़ूंगा तो क्या पड़ोसन का पकड़ूंगा? कुलदीप छोड़ो मेरा हाथ, तन्वी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो। अच्छा, तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? रुको, अभी बताती हूँ। इतना कहकर तन्वी अपने दूसरे हाथ से कुलदीप का हाथ पकड़ लेती है और अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है। तन्वी और कुलदीप आपस में मस्ती कर रहे थे, तभी वहां पर ठकुराइन आ जाती है। ठकुराइन को देखकर कुलदीप तन्वी का हाथ छोड़ देता है। अरे कुलदीप बेटा, तू यहाँ रसोई घर में? ठकुराइन ने कहा। हाँ माँ, वो मुझे भूख लगी थी ना, इसलिए खाना देखने के लिए आ गया था, कुलदीप ने कहा। क्या कहा? तुझे भूख लगी थी? वो भी सुबह सुबह? तू तो 12 बजे से पहले नाश्ता तक नहीं करता और तुझे भूख लग गई? सही सी बता, खाने के लिए आया तन्वी को देखने के लिए? माँ आप भी ना कहीं की बात को कहीं जोड़ देती हो। बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ। सही कहा है किसी ने, बहू के आ जाने के बाद बेटे के रंग बदल जाते हैं। माँ आप भी ना, सच में भूख ही लगी थी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी तन्वी बेटा, मैंने खीर बनाने के लिए कहा था। बन गई? जी माँ जी, बन गई। तो इंतजार किस बात का बेटा, जल्दी निकालो कटोरी में। कुलदीप और तुम्हारे ससुर जी के लिए वो बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं खीर का। जी माँ, निकालती हूँ, तन्वी ने गैस बंद करते हुए कहा। तन्वी खीर के ऊपर का ढक्कन सांची से उठाती है और जैसी वो खीर को देखती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बहू, देख क्या रही हो, खीर निकालो कटोरी में, ठकुराइन ने कहा। तन्वी ठकुराइन की बातों को जवाब नहीं देती है। जब ठकुराइन खीर को देखती है तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, ये क्या अपशगुन हो गया? दूध कैसे फट गया? पता नहीं माँ, ये कैसे हो गया? जब मैंने ढक्कन नहीं लगाया था तब तो सब ठीक ठाक था, पता नहीं ढक्कन लगाते दूध कैसे फट गया, तन्वी ने कहा। बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, ये अशुभ संकेत है। बहू के रसोई घर में पहले ही दिन ऐसा होना अच्छा नहीं माना जाता। माँ आप भी ना ये शुभ अशुभ की बातों में पड़ रही हो। नहीं बेटा, तू नहीं समझेगा। कहते हैं यदि दूध फट जाए तो इसका मतलब है कि गृह कलेश होने वाला है। मैं ऐसा कुछ नहीं होता, समझिए आप। ये भी तो हो सकता है कि बासी दूध इस कारण फट गया हो। नहीं बेटा, लालू रोज ताजा दूध लाता है तखतमल के तबेले से। माँ, हो सकता है कि उसने पुराना दूध ही दिया हो। आप ना इन सब बातों को छोड़िए और जल्दी से मेरे लिए कोई नाश्ता बना दीजिए। ये फटे हुए दूध की खीर तो नहीं पी सकता ना। ठकुराइन मनी मन सोचने लगती है कि आखिर दूध कैसे फट गया। दूध को फटना था तो तभी फट जाता जब तन्वी ने उसे गर्म किया था। खीर बनने के बाद तन्वी के काजू बादाम डलते ही कैसे फट गया? दोपहर के 3 बज रहे थे और अर्जुन, रुद्र, डॉक्टर माधवी केबिन में बैठे हुए थे। तो बताओ रुद्र, कैसे आना हुआ घर में? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर माधवी ने कहा। जी घर में तो सब ठीक है, लेकिन मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, रुद्र ने कहा। तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है मतलब? मतलब ये कि एक हफ्ते से एक सपना मुझे बहुत परेशान कर रहा है।
बार बार एक ही सपना दिखता है मुझे, रुद्र ने कहा। मतलब तुम्हें भी कोई सपना कई दिनों से परेशान कर रहा है? तुम्हें भी का क्या मतलब हुआ कि आपको भी कोई सपना कई दिनों से परेशान कर रहा है? रुद्र ने कहा। अरे नहीं नहीं, बस एक पेशेंट है और मेडिकल रूल्स के अनुसार मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकती कि वो कौन है, पर मुझे जितना लगता है आपको भी उन्हीं से इलाज कराना चाहिए जिन्हें मैंने उन्हें रेफर किया है। किन्हें किया है, आप नाम बताएंगे उनका? रुद्र ने कहा। डॉक्टर प्रताप नारायण ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, पहले इंडिया में रहते थे और अब अमेरिका में। क्या कहा, अमेरिका? फिर मैं उनसे इलाज कराने कैसे जा पाऊंगा? रुद्र, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। जो मेरा पेशेंट है वो आज नहीं आ पाएगा और मैंने आज उनसे उनके लिए अपॉइंटमेंट लिया था, तो उनकी जगह तुम क्यों नहीं दिखा देते? आधा घंटे में वो ऑनलाइन आ जाएंगे और रही पुराने पेशेंट की बात, तो मैं उन्हें कल या परसों का अपॉइंटमेंट दिला दूंगी। ठीक है, करते हैं फिर आधा घंटे इंतजार डॉक्टर प्रताप नारायण से मिलने के लिए, रुद्र ने कहा। आधा घंटा हो गया था रुद्र और अर्जुन को डॉक्टर माधवी के केबिन में बैठे हुए। अर्जुन बार बार डॉक्टर माधवी को घूरे जा रहा था। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? डॉक्टर माधवी ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी मैंने कहीं पर आपको देखा है, अर्जुन ने कहा। पिछले साल यहीं पर मैं गांव में देखा होगा जब आप यहां आए थे। जी नहीं, उससे पहले भी कहीं देखा है, बस याद नहीं आ रहा। उस बार भी रुद्र के घर पर आपने यही बोला था। कोई दूसरा तरीका नहीं मिला क्या आपको लड़कियों से बात करने का? आप गलत समझ रही हैं डॉक्टर माधवी। अरे मजाक कर रही हूं। अब डॉक्टर लोग मजाक भी नहीं कर सकते क्या? अरे कर सकते हैं ना, बेशक कर सकते हैं, अर्जुन ने कहा। ट्रिंग 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 डॉक्टर माधवी का फोन बजने लगता है। हेलो। जी प्रोफेसर साहब, मैं बस अभी अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ, बस 2 मिनट। प्रोफेसर साहब, वो जिस पेशेंट की मैंने बात की थी वो किसी काम में उलझे होने के कारण वो तो नहीं आ पाए, पर एक नए पेशेंट हैं, इन्हें भी यही प्रॉब्लम है। जी जी ठीक है, बस 2 मिनट में ऑन कर रही हूँ। डॉक्टर माधवी के टेबल पर ही लैपटॉप रखा हुआ था। वो उसे उठाती हैं और ऑन कर लेती हैं और गूगल मीट के द्वारा प्रोफेसर प्रताप नारायण से कनेक्ट हो जाती हैं। हेलो प्रोफेसर, डॉक्टर माधवी ने कहा। हेलो डॉक्टर माधवी, एम आई ऑडिबल? यस प्रोफेसर। लैपटॉप की स्क्रीन पर डॉक्टर माधवी का तो चेहरा दिख रहा था, पर प्रोफेसर प्रताप नारायण का चेहरा नहीं दिख रहा था। उनकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर, आपका कैमरा बंद है शायद, डॉक्टर माधवी ने कहा। जी नहीं डॉक्टर माधवी, वो मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो चल नहीं रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, वैसे ही मुझे पेशेंट को देखना है। पेशेंट मुझे देखकर क्या करेगा? उसे तो उसके ट्रीटमेंट से मतलब होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर माधवी लैपटॉप रुद्र की तरफ कर देती हैं और अर्जुन से कहती हैं, आई थिंक हमें रुद्र को कुछ देर प्रोफेसर सर के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। फिर वो खुल के अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर पाएगा प्रोफेसर से। हाँ क्यों नहीं, चलिए। इतना कहकर अर्जुन डॉक्टर माधवी कैबिन से बाहर जाने लगता है। अर्जुन के पीछे पीछे ही डॉक्टर माधवी भी कैबिन के बाहर जाने लगती हैं। हेलो प्रोफेसर, रुद्र ने कहा। हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? प्रोफेसर ने कहा। जी हाँ, क्यों नहीं, रुद्र नाम है मेरा। ओके रुद्र, तो शुरू करते हैं। मुझे रुद्र पहले तुम ये बताओ कि क्या समस्या है तुम्हारी, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? वो प्रोफेसर, कुछ ही दिनों से एक सपना मुझे बार बार दिख रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ उस सपने से। उस सपने की घटनाएं बार बार मेरी आंखों के सामने से गुजरती रहती हैं। कैसा सपना रुद्र, क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगे? मुझे एक एक चीज जाननी है उस सपने के बारे में, छोटी से छोटी बात कुछ मिस नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ मुझे मेरे सपने में। 2 मिनट रुद्र, बस 2 मिनट में अपनी डायरी निकाल लूं तुम्हारी बात नोट करने के लिए, प्रोफेसर ने रुद्र को बीच में टोकते हुए कहा। जी हाँ, क्यों नहीं। सो रुद्र, अब तुम स्टार्ट कर सकते हो, मैंने डायरी पेन ले लिया है, कैरी ऑन। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे मेरे सपने में गौरी दिखती है। ये गौरी कौन है? ये वो गौरी है जिससे 1 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी, पर किसी कारणवश नहीं हो पाई, और बाद में सुनने में आया कि वो किसी और से प्यार करती थी और वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। ठीक है, तो फिर आगे बताओ। प्रोफेसर साहब, गौरी ना एक अस्पताल के अंदर थी, नर्स की ड्रेस पहने हुए, शायद वो अस्पताल की नर्स ही हो। गौरी के हाथ में एक नवजात बच्चा था, उसने उसे इंजेक्शन लगाया और वो रोने लग गया। उसके बाद वो बच्चा बेहोश हो गया, और जितना मुझे याद है गौरी ने उस बच्चे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया था। जब वो बच्चा बेहोश हो गया तो गौरी ने उसे एक सफेद चादर से लपेट दिया, जिससे वो बच्चा नहीं दिख पा रहा था। गौरी ने उस बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल के स्टाफ और लोगों से नजर बचाते हुए हॉस्पिटल के बाहर ले गई। गौरी बहुत डरी हुई लग रही थी,
उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गलत काम करने वाली हो। गौरी हॉस्पिटल के बाहर एक पेड़ के पास खड़े होकर अंधेरे में किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर 8-9 साल का एक बच्चा आ जाता है। अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर गौरी अपने हाथों से इशारा करके उस बच्चे को समझा रही थी। जब उसने बच्चे को समझा दिया तो गौरी ने वो नवजात बच्चा जो बेहोश हो गया था उस छोटे से बच्चे को दे दिया। वो बच्चा उस नवजात बच्चे को लेकर वहां से जाने लगा। जाते जाते गौरी ने उससे सिर्फ इतना कहा था कि तुम पहुंचो, मैं आती हूं। बस यही सपना है प्रोफेसर साहब, जो बार बार मुझे दिख रहा है कई दिनों से। तुम पहुंचो, मैं आती हूं की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। अच्छा तो ये बात है। देखो रुद्र, विज्ञान का मानना है कि सपने आपकी सोच से जुड़े होते हैं। दिन भर में हम जो भी सोचते हैं वो सपनों के रूप में हमको निद्रावस्था में दिखता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरे सपने को बार बार देखना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि आने वाले बुरे वक्त का संकेत है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है, बार बार बुरे सपनों का आना आपको मानसिक रूप से अशांत करता है, जो अंततः किसी न किसी रूप में आपके कार्य क्षेत्र और दैनिक कार्य प्रणाली को पूरी तरह प्रभावित करता है। बुरे सपने बार बार आए तो इसका आपके अतीत से कोई संबंध हो सकता है। हो सकता है कि बचपन में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो। क्या आप मुझे आपके बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं? बस यही एक बात तो प्रोफेसर याद नहीं है मुझे। बचपन के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आता है। अच्छा ठीक है, और कोई परेशानी? जी नहीं, बस यही सपना था जो बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है। पिछले कई दिनों से मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं। देखिए, आप घबराइए मत, मैंने आपकी सब बातें नोट कर ली हैं। मैं जल्द सब चीजों का एनालाइज करके आपको बताता हूं हम क्या कर सकते हैं। जी ठीक है, फिर हम ये मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। इतना कहकर प्रोफेसर प्रताप नारायण अपना वीडियो ऑफ कर देती हैं। अजय पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और गौरी की पुरानी केस की फाइल देख रहा था। वो बार बार उसकी फाइल के पन्ने पलट रहा था। तभी वहां पर माखनलाल आ जाता है। जैन साहब, माखनलाल ने कहा। जैन माखनलाल, बोलो क्या खबर लायो? अजय ने कहा। साहब, वो आपने बोला था ना कि पता करो कि मेघ के हॉस्पिटल में कौन कौन सा स्टाफ काम किया करता था। हाँ, तो पता कर लिया तुमने? हाँ साहब, मैंने पूरी लिस्ट निकलवा ली है। ये देखिए फाइल। माखनलाल ने अपने हाथ की फाइल अजय को देते हुए कहा। वेरी गुड माखनलाल, वेरी गुड। माखनलाल जो फाइल लाया था, अजय उसके पन्ने पलटने लग जाता है। जब वो फाइल में नाम पढ़ता है कि कौन कौन मेघ अस्पताल में काम किया करता था, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था। शक सही था का क्या मतलब है साहब? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। माखनलाल, इस फाइल में जो नर्सेस की लिस्ट है उसको रीड करो, सब समझ जाओगे। माखनलाल अजय के हाथ से फाइल लेता है और लिस्ट रीड करने लग जाता है। जब माखनलाल लिस्ट रीड करता है तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है, साहब इसमें तो गौरी का नाम है। वही तो माखनलाल, गौरी, और गौर से देखो, इस फाइल में उसकी फोटो भी है जो रुद्र की होने वाली पत्नी गौरी से मैच होती है। इसका मतलब साहब गौरी मेघ गांव के हॉस्पिटल में काम किया करती थी। हाँ माखनलाल, पर ऐसा कैसे हो सकता है साहब? वही माखनलाल, मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। यदि गौरी 19 साल पहले मेघ गांव में जॉब करती थी तो 1 साल पहले वो गायब कैसे हो सकती है? और यदि ये दोनों गौरी एक ही हैं तो इस हिसाब से इसकी एज करीब 40-41 साल होनी चाहिए थी। साहब मैंने तो पहले ही कहा था गौरी डायन है, और अब देखिए गौरी डायन है, इसका सबूत आपके हाथ में है। अब तो आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। माखनलाल, मैं तो खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना समझ आया कि गौरी जो भी है आम इंसान नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर बड़ा राज है, और वो मैं उस राज पर से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। साहब फिर अब आगे क्या करना है? माखनलाल, अब हमें पता तो चल गया कि गौरी मेघ के अस्पताल में काम किया करती थी। अब हमें यह पता करना है कि गौरी कहां पर रहती थी, उसने कहां से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी। ठीक है साहब, फिर हम कल ही निकलते हैं गौरी की जन्म कुंडली निकालने के लिए। हम नहीं माखनलाल, सिर्फ तुम। क्यों साहब? वो माखनलाल, कल मुझे काम है, मुझे डॉक्टर मालवी से मिलने जाना है। क्यों, क्या हुआ साहब? आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं माखनलाल, बस बोला ना थोड़ा काम है। ठीक है साहब, फिर मैं ही पता करता हूं, माखनलाल ने कहा। शाम के 7 बज रहे थे और तन्वी अपने कमरे में बैठी हुई थी। अरे तन्वी बेटा, तुम यहां पर बैठी हो?
ठकुराइन ने तन्वी कमरे में आते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ माँ, कुछ काम था क्या? तन्वी ने कहा, वो बेटा शाम हो गई है और तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाने का वक्त आ गया है। हर दिन तो ये काम मैं किया करती थी, पर अब से जिम्मेदारी तुम्हें अपने सिर पर लेनी है। याद रहे, सब कुछ भूल जाओ, पर तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाना मत भूलना बेटी। जी माँ, मैं अभी दीपक जला कर आती हूँ। ठीक है, वैसे दीपक किसका जलाओगी, तेल का या घी का? किसका जलाऊं माँ? आप जिसका बोलोगी मैं उसका जला दूंगी। तन्वी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, पूजा के लिए हमेशा घी का ही दीपक जलाया जाता है। पर ऐसा क्यों माँ? बेटा, शास्त्रों के अनुसार ये माना गया है कि पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है और घी उन्हीं पंचामृत में से एक माना गया है, इसलिए घी का दीपक जलाया जाता है। अग्नि पुराण में भी ये कहा गया है कि दीपक को घी से जलाना चाहिए। किसी भी अन्य पदार्थ का उपयोग करना अशुभ और वर्जित माना गया है। रोशनी से संबंधित शास्त्रों में एक पंक्ति है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मर्गमा, मृत्यु अमृतम गए ओम शांति शांति शांति। तमसो माँ ज्योतिर्मर्गमा का क्या अर्थ है? अंधकार से उजाले की ओर प्रस्थान करना। आध्यात्मिक पहलू से दीपक ही मनुष्य को अंधकार के जंजाल से उजाले की किरण की ओर ले जाता है। जी माँ, मैं ये सब बातें याद रखूंगी और अभी घी का दीपक ही जलाती हूँ। ये हुई ना बात बेटा। तन्वी और ठकुराइन दोनों साथ साथ नीचे चली जाती हैं। तन्वी दीपक की बाती बनाती है, दीपक के अंदर घी डालती है और दीपक ले जाकर तुलसी के पौधे के पास रख देती है। तन्वी माचिस निकालती है और दीपक जलाने लग जाती है, पर उससे वो दीपक नहीं जलता है। जैसे कि माचिस की तीली जलती थी, हवा तेज चलने लगती थी और माचिस की तीली बुझ जाती थी। ये हो क्या रहा है, दीपक जल क्यों नहीं रहा? तन्वी ने खुद से कहा। ठकुराइन भी वहां पर पास में ही गार्डन में टहल रही थी। वो बहुत देर से देख रही थी कि तन्वी तुलसी के पौधे के पास तो खड़ी थी, लेकिन उसने अभी तक दीपक नहीं जलाया था। क्या हुआ तन्वी बेटा, अभी तक दीपक क्यों नहीं जलाया? ठकुराइन ने आवाज लगाते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ माँ, बस जला रही हूँ। बेटा, सच्चे मन से जलाओ तभी जलेगी। माँ, सच्चे मन से जला रही हूँ, तन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, तन्वी ने वापस से माचिस की तीली जलाते हुए कहा। तभी माचिस की तीली जल जाती है और वो से दिया जलने लग जाता है। अचानक से पता नहीं कैसे दीपक की आंच तन्वी के हाथ पर आ जाती है, जिससे तन्वी का अंगूठा लाल हो जाता है और वो चिल्लाकर कहती है, आच! क्या हुआ तन्वी बेटा? ठकुराइन ने तन्वी के पास आते हुए कहा। कुछ नहीं माँ, पता नहीं कैसे दीपक की लौ अंगूठे पर आ गई और ये अंगूठा थोड़ा सा जल गया। तन्वी बेटा, तुम भी ना संभल कर किया करो काम। चलो मैं मरहम लगा देती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, ठीक हो जाएगा अपने आप। अरे जरूरत कैसे नहीं है, ज्यादा कुछ हो गया तो? ठकुराइन जबरदस्ती तन्वी को घर के अंदर ले जाने लगती हैं। तुलसी के पास दीपक जल रहा था। अचानक से पहले उस दीपक की लौ काली हो जाती है और वो दीपक बुझ जाता है। रात के 8 बज रहे थे। रुद्र, समीर, पीयूष और अनन्या छत पर बैठे हुए थे। यार, कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, अनन्या ने कहा। हाँ यार, इतनी ठंडी ठंडी हवा में सिगरेट पीने में कितना मजा आएगा ना, अर्जुन ने कहा। यार, नेकी और पूछ पूछ तो जल्दी निकालना, इंतजार किस बात का कर रहा है, समीर ने कहा। यार, तुम लोगों को सिगरेट पीने के अलावा भी कोई काम आता है या नहीं, अनन्या ने कहा। आता है ना, जब सिगरेट खत्म हो जाए तो नया वाला पैकेट लेकर आना, अर्जुन ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा। यार तू भी ना अर्जुन, तू तो रहने दे, कुछ नहीं बोलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, अनन्या ने कहा। तभी अनन्या की नजर रुद्र पर पड़ती है और देखती है कि वो कहीं खोया हुआ था और कुछ सोच रहा था। रुद्र, क्या सोच रहा है तू? अनन्या ने रुद्र से पूछा। कुछ भी तो नहीं, रुद्र ने कहा। कुछ तो? जब कोई बातूनी लड़का ऐसे चुपचाप बैठा रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ तो सोच ही रहा होगा ना। बता, क्या सोच रहा है, अनन्या ने कहा। तू तन्वी के बारे में सोच रहा है ना रुद्र, पीयूष ने कहा। पागल हो रहा है क्या मोटे, मैं भला तन्वी के बारे में क्यों सोचूंगा, कुछ भी मत बोला कर, समझा, रुद्र ने कहा। कुछ भी नहीं बोल रहा, तेरे चेहरे की खामोशी साफ बता रही है कि तू तन्वी के बारे में सोच रहा है, पीयूष ने कहा। यार गाइस, आई थिंक मुझे लगता है कि हमें तन्वी से मिलने जाना चाहिए। उसे अब तक तो होश आ गया होगा ना, और मुझे उससे बहुत सारे सवाल भी पूछने हैं कि वो 1 साल से कहां पर गायब थी और उसने हमसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और सबसे जरूरी सवाल, आखिर उसने कुलदीप से शादी क्यों की, और अगर करनी ही थी तो किसी और से कर लेती। रुद्र के गांव के बगल में जो गांव है उसकी सरपंच के बेटे से क्यों की। यार अनन्या ठीक कह रही है, और दोस्त होने के नाते भी हमें उससे मिलने जाना चाहिए। आखिर उसका हलचल तो पूछ लें, समीर ने कहा। फिर कल चलें, पीयूष ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ चलो, क्या बोलता है रुद्र, अर्जुन ने कहा।
रुद्र कुछ जवाब नहीं देता है। बोल रुद्र, चलना या नहीं फिर कल? अर्जुन ने रुद्र पर दबाव बनाते हुए कहा। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। एक काम करना, तुम लोग चले जाना, रुद्र ने कहा। यार ये क्या बात हुई, तुम लोग चले जाना? ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर तू नहीं गया तो तन्वी को बुरा लगेगा ना, समीर ने कहा। बुरा लगेगा? और तन्वी को? रुद्र ने हंसते हुए कहा। तुम लोग भी ना, उसे तो बल्कि खुशी होगी। रुद्र यार, तू ऐसा मत बोल यार। देख, कभी कभी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चाहकर भी मिल नहीं सकती। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जिंदगी जीना ही छोड़ दें, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने ठीक कहा रुद्र, वक्त के साथ हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और तू भी एक्सेप्ट कर ले कि तन्वी किसी और की हो गई है और एक नए कल की शुरुआत कर, पीयूष ने कहा। तो अब बता, कल चलेगा या नहीं फिर हमारे साथ तन्वी के घर, समीर ने कहा। हाँ भाई चल दूंगा, वरना तुम लोग नाराज हो जाओगे, रुद्र ने कहा। सुबह के 7 बज रहे थे और ठकुराइन अभी अभी नहा कर आई थी। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ठकुराइन तुलसी के पौधे की पूजा करने के लिए गार्डन में जा रही थी। जब वो गार्डन में तुलसी के पौधे के पास पहुंचती हैं तो उसकी चीख निकल जाती है और वो चौंक कर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ठकुराइन की आवाज सुनकर लालू भागते हुए तुलसी के पौधे के पास आता और कहता है, क्या हो गया मालकिन, आप चीखी क्यों? लालू वो देखो। ठकुराइन ने अपने हाथ से तुलसी के पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब लालू तुलसी के पौधे की तरफ देखता है तो वो भी हैरानी के साथ कहता है, मालकिन ये कैसे हो गया? तुलसी का पौधा कैसे सूख गया? पता नहीं लालू, कैसे सूख गया? कल तक तो ठीक था, रात ही रात में कैसे सूख गया? मालकिन ना जाने कैसे हो गया, इतने सालों से नहीं सूखा था ये तुलसी का पौधा, और अब देखिए रात ही रात में सूख गया। हमें तो लगता है किसी की नजर लग गई होगी इस तुलसी के पौधे को। हाँ लालू, तुम ठीक कहते हो, मुझे भी यही लगता है। घर में अचानक तुलसी का पौधा सूख जाना बहुत अशुभ होता है। इसका ये मतलब होता है कि घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। बिल्कुल सही कहा मालकिन, मैंने भी ये बात सुनी है। घर में सूखा तुलसी का पौधा नहीं लगा सकते। एक काम करो लालू, तुम जल्दी से जाओ और दूसरा तुलसी का पौधा लेकर आओ, जब तक मैं तुलसी का पौधा निकाल देती हूँ। जी मालकिन, मैं अभी लेकर आता हूँ, यहीं आसपास में मिल जाएगा। इतना कहकर लालू वहां से चला जाता है। लालू के जाने के बाद ठकुराइन तुलसी के पौधे की आसपास की मिट्टी हटाती है और तुलसी का पौधा निकालने लग जाती है। ठकुराइन ने तुलसी का पौधा निकाल लिया था और वो नया तुलसी का पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रही थी। ठकुराइन मिट्टी को अपने हाथ से हटा रही थी कि तभी उसके हाथ में एक चाबी आ जाती है। अरे, ये चाबी यहाँ पर कैसे आ गई और ये कहाँ की चाबी है? ठकुराइन ने खुद से कहा। ठकुराइन उस चाबी पर मिट्टी हटाकर उस चाबी को देखने लगती है। वो चाबी सोने की तरह चमक रही थी और उस पर सूर्य ग्रहण हो रहा था। शायद ठाकुर साहब को उस चाबी के बारे में पता हो। इतना कहकर ठकुराइन वो चाबी अपने पल्लू में बांध लेती है। अरे मालकिन, ये देखिए, मैं तुलसी का पौधा ले आया, लालू ने गार्डन के अंदर जाते हुए कहा। लालू ने अपने हाथ में तुलसी का पौधा पकड़ रखा था। अरे वाह लालू, ये तो बहुत अच्छा तुलसी का पौधा है, बड़ा हरा भरा लग रहा है। लाओ दो ये पौधा, इसे तो मैं खुद अपने हाथ से लगाऊंगी, ठकुराइन ने लालू के हाथ से वो पौधा लेते हुए कहा। हाँ मालकिन, क्यों नहीं, लालू ने तुलसी का पौधा ठकुराइन को देते हुए कहा। ठकुराइन अपने हाथों से वो तुलसी का पौधा वहां पर लगा देती है। मालकिन, अब ये पुराने वाले तुलसी के पौधे का क्या करना है? लालू ने पूछा। लालू, कहते हैं सूखा हुआ तुलसी का पौधा ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तुम इसे जला दो, ठकुराइन ने कहा। जी मालकिन, अभी जला देता हूँ। लालू घर के अंदर से मिट्टी का तेल लाता है और तुलसी के सूखे पौधे पर मिट्टी का तेल डालता है और उसे जला देता है। तुलसी का पौधा जलने लग जाता है। तुलसी का पौधा जल ही रहा था कि तभी एक अजीब सी गंध आने लग जाती है। मालकिन, आपको भी कोई गंध सी आ रही है क्या? लालू ने पूछा। हाँ लालू, मुझे भी आ रही है। मालकिन, शायद ये सूखे हुए तुलसी के पौधे में से आ रही है और ऐसी बदबू आ रही है जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है। हाँ लालू, तुम ठीक कह रहे हो, ये वैसी गंध है, पर तुलसी के पौधे में ऐसी गंध कैसे आ सकती है? पता नहीं मालकिन, ये कैसे हो रहा है, हमें तो कुछ ठीक नहीं लगता। महादेव हम सबकी रक्षा करे। सही कहा, अब महादेव ही हैं जो हमें बचा सकते हैं लालू, ठकुराइन ने कहा। डॉक्टर माधवी अपने कैबिन में बैठी हुई थी, तभी वहां पर अजय आ जाता है। हाय डॉक्टर माधवी, अजय ने कैबिन के अंदर घुसते हुए कहा। हाय अजय, डॉक्टर माधवी ने कहा। सॉरी डॉक्टर माधवी, वो उस दिन मैं नहीं आ पाया था, काम में फंस गया था। कोई बात नहीं अजय, मैं समझ सकती हूँ, तुम पुलिस वाले हो और तुम्हें कई काम होते हैं। वैसे मैंने प्रोफेसर सर से बात कर ली थी, इसलिए आज का अपॉइंटमेंट लिया था मैंने तुम्हारे लिए। ये बहुत अच्छा किया डॉक्टर माधवी आपने। वैसे आज मैं टाइम पर आया हूं ना, मुझे देर तो नहीं हुई? अरे नहीं, बल्कि तुम तो पूरे 15 मिनट पहले आ गए। हाँ, प्रोफेसर सर आते ही होंगे कुछ देर में ऑनलाइन। जी ठीक है, तब तक फिर मैं इंतजार कर लेता हूँ। शाम के 4 बजने वाले थे। कुलदीप और महेंद्र सिंह किसी काम से बाहर गए थे। घर में सिर्फ ठकुराइन और तन्वी ही थे, जो सोफे पर बैठकर आराम कर रहे थे। तन्वी ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी
हाथों में नीली चूड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, और उसने अपने बाल खोल कर रखे हुए थे और वो साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही थी। तन्वी ने अभी भी अपने गले में सफेद स्कार्फ बांध रखा था। वो स्कार्फ ठकुराइन को बहुत खटक रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि तन्वी ने आखिर वो स्कार्फ क्यों बांधा हुआ था। तन्वी बेटा, एक बात बताओ, ये तुमने स्कार्फ क्यों बांध कर रखा है? मैंने शादी के दिन भी तुम्हें नोटिस किया था, तुमने स्कार्फ बांध कर रखा था। आखिर इसके पीछे ऐसा क्या राज छुपा रखा है जो तुम हमसे छुपा रही हो? ठकुराइन ने कहा। ठकुराइन का सवाल सुनकर तन्वी परेशान हो जाती है और उसके समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। तन्वी बहाना बनाते हुए कहती है, वो माँ बस आदत है मुझे बहुत पहले से पहनने की। यदि स्कार्फ नहीं बांधा तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। अच्छा, और कोई बात तो नहीं है ना बेटा? नहीं माँ, और कोई बात नहीं है। तन्वी और ठकुराइन बात ही कर रहे थे कि तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। टिंग टोंग। लगता है तुम्हारे ससुर जी और कुलदीप आ गए, ठकुराइन ने तन्वी से कहा। हाँ माँ, लगता तो यही है, तन्वी ने कहा। मैं देखती हूं। अरे माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं देखती हूं ना, तन्वी ने सोफे पर से उठते हुए कहा। तन्वी दरवाजे के पास चली जाती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो शॉक्ड हो जाती है। दरवाजे पर एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी उसके ससुराल में आएगा। तन्वी समझ नहीं पा रही थी वो क्या एक्सप्रेशन दे। वो शख्स को देखकर खुश हुए या रोए, क्योंकि दरवाजे पर एक ऐसा शख्स खड़ा था जो कभी उसकी दुनिया था। जब तन्वी दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर रुद्र खड़ा हुआ था। जब रुद्र तन्वी को देखता है तो वो भी देखता ही रह जाता है। रुद्र ने तन्वी को आज से पहले साड़ी में कभी नहीं देखा था। तन्वी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र तुम? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। सिर्फ रुद्र नहीं, हम भी हैं, पीयूष ने रुद्र के पीछे से निकलते हुए कहा। पीयूष के साथ ही अनन्या, समीर और अर्जुन भी रुद्र के पीछे से निकल जाते हैं। और मैडम शादी के बाद हमें भूल ही गई, अनन्या ने कहा। नहीं अनन्या, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अरे तन्वी बेटा, कौन है? ठकुराइन के अंदर से आवाज आती है। माँ, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। तू गेट पर क्यों खड़ा रखा है तुमने बेटा? उन्हें अंदर ले आओ ना। जी माँ जी। चलो तुम सब अंदर ही चलो, तन्वी ने कहा। सभी लोग घर के अंदर चले आते हैं। नमस्ते आंटी जी, अर्जुन ने ठकुराइन से कहा। नमस्ते बेटा, ठकुराइन ने कहा। माँ, ये अर्जुन है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, तन्वी ने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये अनन्या, ये पीयूष और ये समीर। तन्वी रुद्र की तरफ हाथ करके उसका नाम बताने ही वाली थी कि तभी ठकुराइन कहती है, अरे ये तो रुद्र बेटा है ना, बलमाटोला गांव के सरपंच का बेटा। जी आंटी जी, सही पहचाना, रुद्र ने जवाब दिया। ये भी तुम्हारे ही साथ पढ़ता था क्या तन्वी बेटा? ठकुराइन ने कहा। हाँ माँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मैं तुम लोग के लिए लालू को कुछ नाश्ता बनाने के लिए कहती हूँ, जब तक तुम लोग बातें करो। अरे माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं बनाती हूं ना, तन्वी ने कहा। नहीं तन्वी बेटा, तुम्हारे दोस्त लोग आए हैं तुमसे मिलने, तुम उनसे बातें करो, अपने कॉलेज की यादें ताजा करो। मैं बोलती हूँ ना लालू को, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जी माँ। ठकुराइन तन्वी और उसके दोस्तों को हॉल में ही छोड़कर किचन की तरफ जाने लगती है। तन्वी, शादी के बाद तो तुम और भी खूबसूरत दिखने लगी हो, पीयूष ने कहा। अरे मोटे, अब तो लाइन मारना बंद कर दे तन्वी पर, अब वो किसी की पत्नी बन चुकी है, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर पीयूष और रुद्र को छोड़कर बाकी सब हंसने लग जाते हैं। अब कैसी है तन्वी तुम्हारी तबीयत? समीर ने कहा। अब ठीक है समीर, तन्वी ने कहा। और तुम्हारा पति कहीं नहीं दिख रहा है तन्वी, रुद्र ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा। वो कुछ काम से बाहर गए हैं, तुम्हें मिलना है क्या उनसे? तन्वी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। हाँ, मिल लेंगे, पहले उससे तो मिल ले, रुद्र जो घर में, यानी तन्वी से, समीर ने कहा। तन्वी से क्या मिलना है, देख तो लिए उसके सारे बदलते हुए रंग, रुद्र ने जवाब दिया। बदलते हुए रंग देख लिए, इसका क्या मतलब है रुद्र? तन्वी ने गुस्से में कहा। यही कि लोग 7 जन्मों के वादे किसी और के साथ करते हैं और शादी किसी और के साथ। हाँ, सही कहा, लोग वादे किसी और के साथ करते हैं और निभाते किसी और के साथ। देखा था पिछली बार जब मैं तुम्हारी शादी में आई थी। यार, तुम लोगों ने फिर झगड़ना शुरू कर दिया, अब तो सुधर जाओ, अर्जुन ने कहा। यार, शुरू तो ये तन्वी करती है ना हमेशा, रुद्र ने कहा। क्या कहा? मैं करती हूँ हमेशा शुरू?
हाँ और नहीं तो क्या। बस यार अब चुप हो जाओ दोनों। फिर झगड़ना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कहा, यार तन्वी, मुझे तू अपना कमरा तो दिखा दे, जरा मैं भी तो देखूं तेरा कमरा कैसा है। अनन्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चल। इतना कहकर तन्वी अनन्या को अपने कमरे में ले जाने लगती है। मैं भी चलूंगा, पीयूष ने कहा। नहीं, अनन्या ने कहा। पर क्यों? यार कुछ वक्त हम दोनों सहेलियों को भी दे दो, अनन्या ने अर्जुन को इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, अर्जुन ने अनन्या का इशारा समझते हुए कहा। अनन्या और तन्वी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। अजय डॉक्टर माधवी के कैबिन में बैठा हुआ था और प्रोफेसर प्रताप नारायण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना इलाज करवा रहा था। तो अजय, मैं जानना चाहूंगा कि आपको सिर्फ एक यही सपना बार बार आता है या कोई और सा भी आता है? प्रोफेसर प्रताप नारायण ने कहा। प्रोफेसर, सिर्फ एक यही सपना है जो मुझे बार बार आता है। पता नहीं क्यों उस बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है, अजय ने कहा। ठीक है अजय, फिर मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। मैं एनालाइज करता हूं सब चीजों का, फिर तुम्हें बताता हूं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। जी प्रोफेसर। इतना कहकर अजय कुछ सोचने लग जाता है। प्रोफेसर प्रताप नारायण नोटिस कर लेते हैं कि अजय कुछ सोच रहा है और वो उससे पूछते हैं, क्या सोच रहे हो अजय? कुछ भी तो नहीं प्रोफेसर सर। अजय, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। मैं चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाता हूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो क्या मैं पता नहीं लगा सकता कि कोई कुछ सोच रहा है या नहीं? बताओ क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था ये भूत प्रेत चुड़ैल डायन होते हैं या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? आपको क्या लगता है प्रोफेसर? अच्छा सवाल है। देखो अजय, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका जवाब अभी तक हमें पता नहीं चला है। साइंस ने भले ही कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, पर कुछ सवालों का जवाब अभी भी उनके पास नहीं है। तो इसका मतलब आप भी भूत प्रेत पर भरोसा करते हैं? भरोसा करने वाली बात अलग है अजय। मैं तो तब तक किसी चीज पर भरोसा नहीं करता जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं। पर क्या तुम यकीन करोगे, मैंने अमेरिका में भी ऐसे ऐसे लोगों को यहां पर देखा है जिनके अंदर एक अदृश्य शक्ति आती है और 4-5 आदमी भी उसे संभाल नहीं पाते हैं। मेरी एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना अजय, यदि दुनिया में भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के पहलू हैं। जी प्रोफेसर। अच्छा ठीक है, फिर इस मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं। जी, अजय ने वीडियो कॉलिंग एंड करते हुए कहा। तन्वी और अनन्या दोनों ही एक साथ बैठी हुई थी। तो ये रहा मेरा कमरा, कैसा लगा तुम्हें? तन्वी ने अनन्या से कहा। अच्छा है, अनन्या ने कहा। तन्वी बेड पर से उठती है और अपनी अलमारी खोलकर हंसते हंसते अनन्या को अपनी साड़ियां दिखाने लग जाती है। देखो अनन्या, ये मेरी साड़ी है ना, सुंदर है ना? ये सब कुलदीप ने मुझे दिलाई है। और ये देखो, ये गहने ये मेरी सास ने मुझे दिए हैं। तन्वी ने अपने गहने अनन्या के हाथ में देते हुए कहा। अनन्या तन्वी की बातों को जवाब नहीं दे रही थी। उसकी साड़ी और गहने कैसे हैं, वो चुपचाप तन्वी को देखे जा रही थी। ये देखो अनन्या, ये कंगन कैसे लग रहे हैं? सोने के हैं, बताओ कैसे हैं? तन्वी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं अनन्या? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं तन्वी, कब तक ये झूठी मुस्कान मुझे दिखाती रहोगी? क्या मुझे नहीं पता ये साड़ी जेवर जवाहरात जो तुम मुझे दिखा रही हो, तुम्हें इनसे तो कुछ मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो कानों में बुंदे पहनना भी पसंद नहीं थे कॉलेज में, फिर ये सब दिखावा क्यों कर रही हो तुम? तन्वी अनन्या के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। तन्वी, मुझे पता है तुम रुद्र से बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हो। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने कुलदीप से शादी कर ली और 1 साल तक तुम कहां पर गायब थी? ना ही कोई फोन कॉल, ना कुछ। बताओ तन्वी, क्या हुआ था 1 साल पहले? अनन्या, क्या करोगी जानकर? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब है तन्वी, मैं जानना चाहती हूं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने कुलदीप से शादी कर ली और ये कुलदीप अचानक से तुम्हारी जिंदगी में कहां से आ गया? कॉलेज में और कॉलेज खत्म होने के बाद भी मैंने कभी तुम्हारे मुंह से किसी कुलदीप का नाम नहीं सुना। फिर 1 साल के अंदर ही ये कुलदीप कहां से आ गया? जब तक तुम मुझे सब सच नहीं बताओगी, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा तन्वी। तन्वी अनन्या की बातों का कुछ जवाब नहीं देती है। बताओ तन्वी, तुम्हें मेरे सिर की कसम है। अनन्या ने तन्वी का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा। लगता है तुम नहीं मानने वाली। हाँ, मैं नहीं मानूंगी जब तक तुम नहीं बताओगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ
कि तुमने हम सबसे अपना कांटेक्ट तोड़ दिया? बताओ तन्वी, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर सुनना ही चाहती हो तो फिर सुनो। अनन्या, याद है जब पिछली बार जब हम यहां से शहर जा रहे थे, उस वक्त रुद्र और मैं गोंदिया स्टेशन पर बैठकर कुछ देर अकेले में बातें कर रहे थे? हाँ याद है। उस दिन मुझे लगा था कि शायद मुझे रुद्र जाने से रोक लेगा। वो सारी गलतियां जो हम दोनों ने पहले की थीं वो सुधार लेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझे जाने से भी नहीं रोका। हम दोनों ने एक दूसरे का करियर बनाने के लिए एक दूसरे को छोड़ दिया था। पर जब करियर बन गया था तब तो रुद्र को मुझसे कुछ कहना चाहिए था ना, कि चलो तन्वी, जो हुआ उन सब बातों को भुला दो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तुम्हारी और हमारी। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप बैठा रहा। यहां से चले जाने के बाद भी मुझे हमेशा लगता था कि रुद्र मुझे कॉल करेगा और वापस बुला लेगा। मैं रोज उसके फोन का इंतजार करती थी, पर कुछ नहीं आया। मैं बहुत टूट गई थी। अनन्या, जिंदगी में कई बार हमेशा साथ ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ रहता है पर किसी चीज की कमी रह जाती है। मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, करियर, बस रुद्र नहीं था। मैं कामयाब होते हुए भी हार गई थी अनन्या। मैं इतना टूट गई थी कि अंदर से कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इसलिए गुस्से में मैंने सब कांटेक्ट तोड़ने का फैसला कर लिया और अपना नंबर चेंज कर दिया। मैं बहुत दूर जाना चाहती थी, यहां से कई दूर, जहां पर सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई रह सके। फिर मैंने इटली जाने का फैसला किया। इटली से मुझे एक जॉब ऑफर हुई। मैंने सोचा यही सही मौका है कहीं दूर जाने का, इसलिए मैं रायपुर की जॉब छोड़कर इटली चली गई। जब मैं इटली गई तो वहां पर मुझे कुलदीप मिला, जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करता था। जब मैंने कुलदीप को पहली बार देखा था तो मैं उसकी निगाहें देखकर ही समझ गई थी कि कुलदीप को मैं पसंद हूं। इसलिए मैं कुलदीप से हमेशा दूर दूर रहती थी। पर कुलदीप हमेशा कोई ना कोई बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था। मैं हर वक्त उदास बैठी रहती थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, और कुलदीप कोई ना कोई नौटंकी करके मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता रहता था। मैंने कई बार कुलदीप पर गुस्सा भी किया था कि वो मुझसे दूर रहा करे, मुझसे बात मत किया करे, पर वो मानता ही नहीं था। पता नहीं क्या चाहता था वो। तू मुझे ये सब मत बता, तू सिर्फ ये बता कि तूने कुलदीप से शादी क्यों की? आखिर हुआ क्या था ऐसा कि तुझे उससे शादी करनी पड़ी? अनन्या ने कहा। बता रही हूं अनन्या, बता रही हूं, थोड़ा सब्र तो कर। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। मैं तंग आ गई थी। कुलदीप से मैंने बहुत बार टोका था कुलदीप को कि वो मुझसे बात मत किया करे, पर वो मानता ही नहीं था। वो हर दिन कहता था चलो कॉफी पीने चलें, चलो पिक्चर देखने चलें। मैं उसे मना कर करके थक गई थी। और फिर एक दिन गुस्से गुस्से में मैंने उससे कहा, तन्वी उस दिन को याद करने लग जाती है। तुम चाहते क्या हो कुलदीप मुझसे? तन्वी ने गुस्से गुस्से में कहा। कुछ भी तो नहीं, कुलदीप ने कहा। अगर कुछ नहीं चाहते हो तो क्यों कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो? क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? मैंने कब तुम्हें परेशान किया तन्वी? परेशान नहीं करो तो और क्या करो कुलदीप? रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेजना, जॉब से छुट्टी होने के बाद कॉफी या घर तक ड्रॉप करने का पूछना, ये परेशान नहीं करना हुआ तो क्या हुआ कुलदीप? सॉरी तन्वी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। मैं तो बस क्या कुलदीप? तन्वी ने बीच में ही कुलदीप को रोकते हुए कहा, मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या कहा? प्यार करता हूं? प्यार माय फुट। तुम जानते क्या हो प्यार के बारे में कुलदीप? साथ साथ घूमना, पिक्चर देखना, फिजिकल रिलेशनशिप में रहना, ये प्यार नहीं होता है कुलदीप। तुम गलत समझ रही हो तन्वी। मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूं। आओ मेरे साथ, प्यार करते हो ना मुझसे? तन्वी ने कुलदीप का हाथ पकड़ते हुए कहा। तन्वी, तुम कहां ले जा रही हो? सॉरी यार, प्रॉमिस आइंदा कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। अब तो मेरा हाथ छोड़ो। तन्वी कुलदीप की एक बात नहीं सुनती है और उसे पास के मंदिर के अंदर ले जाती है। तो तुम प्यार करते हो ना मुझसे कुलदीप? कुलदीप कुछ जवाब नहीं देता है। बोलो कुलदीप, मैं कुछ पूछ रही हूं, तुम प्यार करते हो ना मुझसे? तन्वी ने कुलदीप पर दबाव बनाते हुए कहा। हाँ तन्वी, कुलदीप ने धीरे से कहा। तो शादी करो मुझसे। हाँ तन्वी, करूंगा ना शादी मैं तुमसे। कुलदीप, शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं। मैंने कहा शादी करो मुझसे, यहां मंदिर में भगवान को साक्षी मानते हुए। अभी तन्वी? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। अभी नहीं तो फिर कब कुलदीप? तुम प्यार करते हो ना मुझसे, फिर शादी करने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूं, जो सिर्फ लड़कियों के साथ सोना चाहते हैं, उनसे शादी करना नहीं। तो आइंदा मेरे पीछे कभी मत घूमना, समझे तुम? और किसी भी लड़की को आई लव यू बोलने से पहले सोच लेना। यदि उससे शादी करनी है तभी उसे आई लव यू बोलना।
तुम जैसे लड़के नहीं जानते। लड़कियां अपने दिल में जब किसी को बसा लेती है ना, तो फिर चाहकर भी किसी और को नहीं बसा पाती हैं, वो बहुत टूट जाती हैं। इतना कहकर तन्वी वहां से जाने लगती है। तभी कुलदीप उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यदि तन्वी तुम्हें लगता है कि आज इस मंदिर में तुमसे शादी करके मैं अपना सच्चा प्यार साबित कर सकता हूं, तो मैं तुमसे आज अभी इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूं। हमारे हाथों की सारी उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती ना तन्वी। ठीक उसी तरह हर लड़का दूसरे लड़कों की तरह नहीं होता, जिनके लिए सिर्फ लड़कियों के साथ सोना ही प्यार होता है। आज इसी वक्त भगवान को साक्षी मानते हुए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। बोलो, क्या तुम तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए? कुलदीप ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा। तन्वी भी कुलदीप की आंखों में देखने लग जाती है। फिर तुमने क्या जवाब दिया तन्वी? अनन्या ने पूछा। उस वक्त मुझे कुलदीप की आंखों में मेरे लिए वही प्यार दिख रहा था जो मुझे रुद्र की आंखों में मेरे लिए दिखता था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कुलदीप ने नहीं बल्कि रुद्र ने मुझसे कहा हो कि वो अभी इसी वक्त मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उसी वक्त कुलदीप को हां बोलने का सोचा। फिर मेरे मन में रुद्र का ख्याल आया और मैंने कुलदीप से कहा कि कुलदीप, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में एक और लड़का था, क्या तुम तब भी मुझे अपनाना चाहोगे? फिर कुलदीप ने क्या कहा? उसने वो कहा जिसने मेरे दिल को छू लिया और रुद्र की जगह वो मेरे दिल में बस गया। ऐसा क्या कहा यार उसने कि तू रुद्र को भूल गई? अनन्या ने कहा। बता तन्वी, कुलदीप ने क्या कहा जब तूने उसे बताया कि तू पहले किसी से प्यार करती थी? अनन्या ने कहा। यह जानते हुए भी कि पहले मैं किसी और से प्यार करती थी, कुलदीप मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत क्या था। मैं अतीत वाली तन्वी से नहीं बल्कि आज वाली तन्वी से प्यार करता हूं और आज वाली तन्वी को मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। कुलदीप को उस दिन मैं मना नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको किसी का हाथ थामने के लिए किसी का हाथ छोड़ना पड़ता है। हम सभी को जिंदगी में एक ना एक दिन तो आगे बढ़ना ही पड़ता है ना, किसी को भुलाकर। और उस दिन मैंने भी वही किया। मैंने भगवान को साक्षी मानते हुए कुलदीप से शादी कर ली और उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। शादी के बाद वो मुस्कान जो रुद्र के मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मेरे चेहरे से गायब हो गई थी, वो मुस्कान वापस से कुलदीप मेरे चेहरे पर लाया था। और फिर धीरे धीरे कुलदीप के साथ रहते रहते मैं रुद्र को भूल गई। वैसे देखा जाए तो तेरा कुलदीप को अपनाना ठीक भी था। कुलदीप तुझसे बहुत प्यार करता है, पर बस तेरी एक बात बुरी लगी, अनन्या ने कहा। कौन सी? यही कि तूने हम सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया, यहां तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड मुझसे भी। सॉरी यार, मैंने बताया ना, उस वक्त मैं बहुत अपसेट थी। तन्वी ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। इट्स ओके। वैसे यार, मैं एक बात तो पूछना ही भूल गई। इसका मतलब तुझे कुलदीप से शादी करने से पहले यह नहीं पता था कि कुलदीप दास गांव में रहता था? नहीं यार, मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे कभी पता ही नहीं चलता। यदि अरे हो गई बेटा तुम दोनों की बातें, नीचे कब से तुम्हारे बाकी के दोस्त नाश्ता करने के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तन्वी अपनी पूरी बात करती उससे पहले ही ठकुराइन ने तन्वी कमरे में आते हुए कहा। जी आंटी जी, बस हो ही रही है, अनन्या ने कहा। हाँ मां, आप चलिए, मैं आती हूं, तन्वी ने कहा। नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों को साथ ही लेकर जाऊंगी। मैं भी एक औरत हूं और सब जानती हूं, लड़कियों की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं, चाहे दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए, ठकुराइन ने हंसते हुए कहा। चले अनन्या नीचे, फिर हम बाद में फिर कभी बात करते हैं, तन्वी ने कहा। हाँ ठीक है, चलो। ठकुराइन, अनन्या और तन्वी उस कमरे से बाहर निकलकर नीचे की ओर जाने लगते हैं। अजय अपनी जिप्सी में बैठा हुआ था, वो कहीं जा रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, अजय ने एक हाथ से फोन उठाते हुए कहा। जैन साहब, माखनलाल बोल रहा हूं। फोन के अंदर से आवाज आती है। हाँ माखनलाल, बोलो, क्या खबर है? वो साहब, आपने गौरी कुंडली के बारे में पता करने को बोला था ना? हाँ, तो पता चल गया क्या? हाँ साहब, पता चला है कि उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से पूरी करी थी और उसके बाद उसकी जॉब मेघ के सरकारी अस्पताल में लग गई थी। अच्छा, उसके माता पिता के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ साहब, पता चला है कि उसके माता पिता को गुजरे हुए 5 साल हो गए। गौरी उनकी एक इकलौती संतान थी। माँ बाप बहुत गरीब थे उसके। बाप प्यून था और बाप ने बड़ी मेहनत से गौरी को पढ़ाया लिखाया था और उसे नर्स बनाया था। जब गौरी की जॉब मेघ के अस्पताल में लगी तो गौरी अपना सब कुछ छोड़कर मेघ गांव में आ गई और उसके माता पिता वहीं इंदौर में रहे। जॉब लगने के बाद साल में वो 3-4 बार
अपने माँ बाप से मिलने चली जाया करती थी। फिर पता नहीं 2-3 साल बाद क्या हुआ, उसने अपने माँ बाप से मिलना आना बंद कर दिया। कहते हैं वो फिर कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आई। पड़ोसियों से भी यही पता चला है कि एक बार जब वो आई थी तो किसी चीज को लेकर उसके और उसके माँ बाप के बीच बहुत झगड़ा हो गया था। एक गौरी उनका सहारा थी। जब गौरी ने उनसे मिलना आना जाना बंद कर दिया था तो उसके माँ बाप ने खुद अपना दम धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं गौरी का ठिकाना मेघ का अस्पताल ही था। और साहब, आपको एक बात पता है? कौन सी बात? जब से मेघ गांव में उस औरत को जलाया गया था तब से ही गौरी को कभी किसी ने नहीं देखा था। तो माखनलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि जिस औरत को उस रात जलाया गया था वो गौरी थी? नहीं साहब, वो गौरी कैसे हो सकती है? वो तो छाया थी ना। आपने भी तो खुद उस दिन मुंशी जी के मुंह से छाया का नाम सुना था। माखनलाल, ये भी तो हो सकता है कि गौरी का ही नाम छाया हो या उसने अपना नाम बदल लिया हो। नहीं साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो माखनलाल कि गौरी छाया नहीं हो सकती? बस ऐसे ही साहब, मन नहीं मानता। तो फिर कब मानेगा तुम्हारा मन माखनलाल? जब मैं छाया की फोटो देख लूं। सही कहा माखनलाल, छाया की फोटो। पहली बार तुम्हारा दिमाग चला है। हमारे पास गौरी की फोटो है, छाया की नहीं। एक बार यदि हमारे पास छाया की फोटो आ जाए तो हम उसकी जन्मकुंडली निकाल लेंगे। माखनलाल, हमें कहीं ना कहीं से छाया की फोटो का इंतजाम करना पड़ेगा। पर कहां से इंतजाम करेंगे साहब हम छाया की फोटो का? पता नहीं माखनलाल, पर यदि हमें केस की गुत्थी सॉल्व करनी है तो सिर्फ छाया की फोटो ही, जिसके सारे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी साहब, फिर मैं सोचता हूं कुछ कि कहां से हमें छाया की फोटो मिल सकती है। जय हिंद साहब। इतना कहकर माखनलाल फोन कट कर देता है। रात के 8 बज रहे थे। आयशा, संतोष, स्वाति, रुद्र और उसके दोस्त लोग सब एक साथ बैठे हुए थे। आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था आंटी जी, पीयूष ने कहा। शुक्रिया बेटा, खाने की तारीफ करने के लिए, आयशा ने कहा। वैसे मोटे, आंटी जी के हाथ का खाना खाकर तेरी तोंद और निकल आई है, समीर ने कहा। तू नजर मत लगा यार, जलो मत, काबिल बनो, समझे? पीयूष ने कहा। क्या कहा? जलो मत, काबिल बनो, वो भी तेरे? आईने में सूरत देखी है तेरे काबिल बनने की? तेरे से बेहतर है हम ना काबिल ही रहे, समीर ने हंसते हुए कहा। समीर की बात सुनकर पीयूष को छोड़कर बाकी सब हंसने लग जाते हैं। सभी लोग हंस ही रहे थे कि तभी आयशा को लुलुलु की आवाज सुनाई देती है। आयशा हंसते हंसते चुप हो जाती है। आयशा को अचानक से चुप होता हुआ देख संतोष कहता है, क्या हुआ आयशा, तुम चुप क्यों हो गई? ए जी, आपको उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, आयशा ने कहा। क्या कहा? उल्लू के रोने की आवाज? संतोष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ ए जी, गौर से सुनिए, उल्लू के रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सभी लोग उल्लू के रोने की आवाज सुनने लग जाते हैं। उल्लू के रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। माँ, मुझे भी उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, स्वाति ने कहा। मुझे भी दे रही है यार, अनन्या ने कहा। धीरे धीरे उल्लू के रोने की आवाजें तेज होने लग जाती हैं। सब लोग खामोशी से बैठे हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ी बला आने वाली हमारे घर पर। हे महादेव, हमारी रक्षा करना, आयशा ने डरते हुए कहा।